केंद्रीय विद्यालय संगठन के जबलपुर संभाग की ओर से दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीणा मिश्रा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय बालाघाट कक्षा 10वीं के सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय। तो बच्चों, पद परिचय अपने आप में बहुत ही विस्तृत अनुभव या बहुत ही विस्तृत ज्ञान की अपेक्षा रखता है और उस ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि आपने अभी तक कक्षा 9वीं तक जो भी पढ़ा है वो आपको याद हो। परंतु ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा याद होगा, इसलिए आज की कक्षा पद परिचय के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। तो इस पद परिचय में हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द इन दोनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे ताकि हमें पद परिचय करने में कोई भी समस्या ना आए। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड में परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ डालने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये पद परिचय होता क्या है। जैसे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय। अब यहाँ रेखांकित शब्द को मैंने काले अक्षरों में लिखा है और उसे अंडरलाइन किया है। रेखांकित का अर्थ आप सभी को पता होना ही चाहिए, किंतु कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है और यही वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। तो रेखांकित को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि उसका अर्थ ही होता है अंडरलाइन। तो जो शब्द यहाँ पर वाक्यों में रेखांकित हैं उनका आपको परिचय देना है, वही होता है पद परिचय। जैसे पहला वाक्य, मोहन ने सामान खरीदा। यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? मोहन। तो आपको मोहन का पद परिचय देना है। दूसरा वाक्य, मैं और मेरा दोस्त दोनों क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ रेखांकित शब्द है और मेरा क्रिकेट खेलते हैं। तो कभी कभी बच्चों एक वाक्य में ही 4 शब्दों को रेखांकित किया जाता है और उन सब का आपको पद परिचय देना होता है। कभी कभी एक एक शब्द रेखांकित करके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकता है। तीसरा वाक्य देखिए, हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा मैदान है। अब यहाँ पहला पद के पीछे, दूसरा बहुत और तीसरा बड़ा, 3 का परिचय आपको देना है। चौथा वाक्य, वाह कितना प्यारा मौसम है। अब यहाँ रेखांकित शब्द है वाह, इसका आपको पद परिचय देना है। तो ये आपको तब देते बनेगा जब आप उस परिचय से संबंधित सारे तत्वों को अच्छे से समझेंगे। तो इस परिचय को देने के लिए आपको निम्न व्याकरणिक तत्वों का परिचय जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए नया शब्द है वो है पद। पद किसे कहते हैं, यही प्रश्न आपके दिमाग में होगा। तो बच्चों, वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एक वाक्य मैंने लिखा है और उसमें अलग अलग शब्दों को रेखांकित किया है। बाग में फूल खिले हैं और यहाँ 5 शब्द आए हैं। यहाँ प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद है। यदि ये अलग होता बाग तो वो शब्द होता, किंतु जब वह वाक्य का अंग बन गया है तो वो बन गया है पद। फूल या अलग से होता तो शब्द होता, किंतु ये वाक्य का अंग बनने के कारण पद है। उसी प्रकार खिले हैं, ये भी पद है। तो आप पद समझ चुके हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। अब पद परिचय क्या है? बच्चों, जैसे ही ये कक्षा शुरू हुई मैंने आपको नमस्कार किया और अपना संक्षिप्त परिचय आपके सामने दिया। मैंने अपना नाम बताया, अपना पद बताया और अपनी संस्था का नाम बताया। तो जितना ज़रूरी था उतना परिचय मैंने आपको दिया। वैसे ही आप किसी से यदि मिलते हैं तो
आप अपना परिचय उसे देते हैं, अपना नाम बताते हैं। यदि आपको किसी आवेदन फॉर्म में अपनी परिचय भरने हैं तो आपको वहाँ पे अपना लिंग भी बताना पड़ता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। उसके अलावा कहीं कहीं जहाँ अपेक्षित होता है आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, अर्थात वचन, एक वचन या बहुवचन। तो इस तरह से आप अपना परिचय देते हैं। साथ ही फिर आप अपने पिता, अपने माता, उनका भी परिचय देते हैं। तो आपके परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनसे आपका क्या संबंध है वह भी आप बताते हैं। तो वही पद परिचय के साथ होता है। आप इस पूरे वाक्य को समझ लीजिए, एक शब्द परिवार है। बाग में फूल खिले, अब इसका एक सदस्य है फूल। तो संस्कृत में पद परिचय क्या है? पदों का परिचय देना, अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक भेद तथा अन्य पदों से उनका संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे मैंने इस शब्द परिवार का एक पद उठा लिया, फूल। अब फूल का आपको परिचय देना है, तो फूल अपना परिचय किस तरह से देना? सबसे पहले बताएंगे व्याकरणिक परिचय है, तो आप बताएंगे संज्ञा। अब संज्ञा कौन सी? जातिवाचक। लिंग कौन सा है? चूंकि फूल खिलता है, खिलती नहीं है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। फूल खिले हैं, वाक्य में फूल खिले हैं, अर्थात यह एक वचन नहीं है, क्या है? बहुवचन। उसके अलावा कारक। कारक को पहचानने का एक सरल तरीका है कि क्रिया के पहले क्या या किसको प्रश्न करना, या और अभी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे यहाँ फूल क्रिया के पहले प्रयोग हुआ है, तो हम खिले हैं कि पहले प्रश्न करेंगे क्या खिले? उत्तर हमें मिलता है फूल, अर्थात यह फूल कर्म कारक है। यहाँ गलती से करण कारक लिखा है, उसे आप सुधार लीजिएगा, कर्म कारक है। और यही कर्म कारक को हम यहाँ रिपीट करेंगे, उसके संबंध बता देंगे, क्रिया के साथ संबंध। खिले है क्रिया का कर्म, तो यहाँ संबंध में भी वही कारक आएगा और अलग से भी वही कारक आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये कहलाता है पद परिचय देना। तो इस प्रकार हम किसी पद का परिचय देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द से आप भलीभांति परिचित हैं। शब्द वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। कई वर्ण मिलके एक शब्द बनाते हैं, जैसे फूल ही ले लीजिए, फा, ऊ और ला, ये तीन वर्ण मिले फूल बन गया। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। यदि शब्द अकेला अपना परिचय देगा तो क्या देगा? केवल अपना अर्थ बताएगा। शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों होते हैं। कैसे? आप तो अभी तक सार्थक पढ़ते आए हैं, परंतु निरर्थक शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं। जैसे फूल वूल ले आओ, अब फूल का तो अर्थ निकलता है, पर उसके साथ हमने वूल शब्द यूज़ कर दिया, ये निरर्थक शब्द है। वो हम शब्दयुग्म के रूप में ऐसे ही उपयोग कर देते हैं। तो शब्द निरर्थक भी होते हैं, सार्थक भी होते हैं। अब पद क्या होते हैं? पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में हो जाता है वो पद बन जाते हैं। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द की तरह अकेला परिचय नहीं होता, अर्थ परिचय नहीं होता, इसका पूरा व्याकरणिक परिचय होता है। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद वाक्य में अपना एक अर्थ दर्शाता है। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है। शब्द का ऐसा कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि शब्द अकेला होता है, किंतु पद से लिंग, वचन, कारक और क्रिया सब जुड़े होते हैं, तो उनसे उसका संबंध होता है। तो इसी को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क, म, ल।
3 वर्ण है, उनसे बना सार्थक समूह कमल। तो कमल यहाँ पे अकेला है, किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ा नहीं है, तो ये अकेला है, अकेला शब्द है। तो ऊपर कमल एक शब्द है क्योंकि वह स्वतंत्र है। अब पद देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अब इसी कमल को उठाकर हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। तालाब में कमल खिला है। अब यहाँ कमल अपने शब्द परिवार के साथ खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ उसका अपना परिवार है, यदि उसको अपना परिचय देना है तो वो अपना अकेला परिचय नहीं दे सकता, परिवार के अन्य सदस्यों से उसे अपना संबंध बताना ही पड़ेगा। तो वाक्य में कमल पद है क्योंकि वह वाक्य में प्रयुक्त किया गया, उसका संबंध वाक्य के प्रत्येक पद से है, तो इसलिए यह क्या है, पद है। बच्चों, पद परिचय के लिए हमें जो जानकारी चाहिए उसमें हमको 2 प्रकार के शब्द भेद जानने जरूरी है। वो 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। अब विकारी का मतलब वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, ध्यान रखिएगा, ये जो पीले रंग से लिखे हुए शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अनुरूप अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द हैं। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो जो शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उनमें विकार पैदा हो जाता है, तो वो शब्द कहलाते हैं विकारी। अविकारी, यहाँ अ उपसर्ग जुड़ने से उसका अर्थ हो गया अपरिवर्तित। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अनुरूप अपना रूप नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें ही हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय शब्द देखिए, अव्यय, व्यय अर्थ होता है खर्च करना। तो जो कभी खर्च ना हो वो अव्यय, अर्थात जो अपना कभी रूप ना बदले वो अव्यय, ठीक है। तो 2 शब्दों को ध्यान रखिए, विकारी और अविकारी। अब यहाँ हम विकारी शब्दों का संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से, जिनकी आपको पद परिचय में नितांत आवश्यकता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि आपने इन शब्दों को नहीं जाना तो आप पद परिचय नहीं कर पाएंगे। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सारे व्याकरण के अंग आप पढ़ चुके हैं अभी तक, किंतु फिर भी आप इसके उपभेदों से शायद परिचित ना हो या भूल गए, इसलिए हमें इसकी पुनरावृत्ति कराना आपको ज़रूरी है। अब ये क्यों विकारी है, देखिए। संज्ञा, लड़का एक संज्ञा शब्द है, किंतु लिंग के अनुसार इसका रूप बदल जाता है, लड़की हो जाता है। वचन के अनुसार इसका रूप बदल जाता है, लड़के या लड़कों हो जाता है। तो इसीलिए ये विकारी शब्द है, संज्ञा। सर्वनाम, सर्वनाम के अंतर्गत हमने एक उदाहरण लिया है, वह ये एक वचन के लिए प्रयोग होता है, किंतु जब बहुवचन के लिए होता है तो उसको वे कर देते हैं, यहाँ भी उसका रूप बदल गया, अर्थात सर्वनाम भी विकारी शब्द है। तीसरा अंग लेते हैं हम विशेषण। विशेषण शब्द भी विकारी है, जैसे छोटा, एक शब्द लिया हमने छोटा। अब ये यदि लिंग के अनुसार लें छोटी भी हो सकता है, वचन के अनुसार लें तो छोटे भी हो सकता है। तो विशेषण के रूप भी विकार उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए ये भी विकारी शब्द है। चौथा है क्रिया। क्रिया में तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। अब जैसे लड़कों के साथ प्रयोग होगा तो राम जाता है, सीता जाती है। भविष्यकाल में राम जाएंगे, भूतकाल में राम गया। वर्तमान जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें राम जा रहा है या जाते। तो इस तरह से क्रिया का रूप हर परिस्थिति में लिंग, वचन, काल के अनुसार बदलता रहता है, इसमें विकार उत्पन्न होता है।
इसलिए ये भी विकारी शब्द की श्रेणी में आता है। तो ये 4 शब्द ध्यान रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों शब्द क्या है? विकारी है, इनमें विकार पैदा होता है। तो इन सभी शब्दों के रूप उपरोक्त अनुसार बदल जाते हैं। इनमें विकार आने के कारण इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, इसको हम अभी आगे आपको ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। अब यहाँ देखिए विकारी शब्दों के भेद उपभेद। यहाँ मैंने संक्षिप्त भेद उसके जानने का, क्योंकि जब आप पद परिचय देंगे तो आपको इसके उपभेद भी लिखने पड़ेंगे, केवल संज्ञा लिखने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको इसकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ करा दें। आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप अलग से इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का नाम, जैसे राम, बालाघाट, ताजमहल, रामचरितमानस, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी में जातिवाचक, लड़का, यहाँ हम लड़के में कोई भी लड़का कह सकते हैं। शहर, कोई भी शहर हो सकता है। मीनार, कोई भी मीनार हो सकती है। पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो ये उसकी जाति बता रहे हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। इसके 2 उपभेद हैं। द्रव्यवाची, जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ आते हैं, धातुएं आती हैं, सोना, चांदी, पीतल, तांबा। समूहवाची, जो समूह से संबंधित शब्द हैं, जैसे कक्षा, जुलूस, दल, तो इस तरह के शब्द समूहवाची में आते हैं। तो ये जातिवाचक का ही एक उपभेद है। तीसरी संज्ञा है भाववाचक। इसमें हमारे मन के जो भी भाव होते हैं उनके नाम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खुशी, दुख, अवस्था देखिए, गरीबी, बुढ़ापा, दशा, अवस्था, तो ये सभी चीज़ें भाववाचक संज्ञा में। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ध्यान रखिएगा। सर्वनाम, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्व यानी सबका, नाम अर्थात नाम, सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कुल भेद हैं 6। पहला पुरुषवाची सर्वनाम। अब पुरुषवाची के भी 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसको आप ध्यान रखिए। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। मैं, तुम, वह। अब इसका पर्याय के रूप में या इसके स्थान पर बहुवचन भी हो सकता है, हम, ठीक है, या तुम्हारे, वे की जगह उनके। तो इस तरह से प्रयोग होता है। यहाँ संक्षिप्त परिचय, इसलिए मैंने पूरा विवरण नहीं दिया। तो पुरुषवाची के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा होता है निश्चयवाची, जो एक निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, वो निश्चयवाची शब्द है। यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाची, जिसमें अनिश्चितता होती है, जैसे कोई, बैग में या दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई अनिश्चित है। उसने कुछ लाया है, वह भी अनिश्चित है। तो एक प्राणी बोधक है, एक वस्तु बोधक है। कोई प्राणी बोधक, कुछ वस्तु बोधक, तो ये अनिश्चयवाची। प्रश्नवाचक में कौन, आपने प्रयोग किया, कौन आया है, कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या लाया है, किसने भेजा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक, जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ संबंध दर्शाते हैं 2 शब्द मिलके, संबंधवाचक है। और अंतिम है निजवाचक। इसे आप ध्यान से समझिए। निज, निज का अर्थ होता है स्वयं का। तो इसके जो शब्द हैं वो हैं स्वयं, खुद, अपना, आप। अब यहाँ आप शब्द थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक आपका अर्थ होता है तुम,
परंतु यहाँ ये निजवाचक वाला जो आप है, इसका अर्थ है आप। जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप कर लूँगा मतलब खुद कर लूँगा, तो ये निजवाचक है क्योंकि ये अपने लिए, निज के लिए प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। पुरुषवाची, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, प्रश्नवाची, संबंधवाची और निजवाची। ध्यान रखिएगा। अगला है विशेषण। विशेषण ये भी एक विकारी शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके बारे में आप कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं। विशेषण के 4 भेद। गुणवाचक विशेषण, जो भी गुण, दोष संबंधी विशेषता बताए वो गुणवाची विशेषण। जैसे सफ़ेद, लंबी, गोल, फुर्तीली, गुणवाची। दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक के 2 भेद, निश्चित, अनिश्चित। जो निश्चित संख्या का बोध कराए, जैसे 1, 10, वो निश्चितवाची। अनिश्चित कई, कुछ। तो ध्यान रखिएगा, संख्यावाची में वही शब्द आते हैं, वही विशेष्य के साथ आते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, तो गिनती करना आवश्यक है। अगला है परिमाणवाची। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल, क्वांटिटी, मात्रा। तो इसमें वे चीज़ें आती हैं जिनको नापा या तौला जाता है। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित 1 लीटर, 10 मीटर। अनिश्चित में थोड़ा बहुत। तो अन्य भी शब्द हैं, यहाँ हम केवल पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसलिए संक्षिप्त परिचय। और अंतिम है सार्वनामिक। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, सर्वनाम और सार्वनामिक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह लड़का मेरा भाई है, इसे आप संकेतवाची भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें संकेत करते हैं। ये बच्चे मेरे घर के पीछे रहते हैं, तो यहाँ हमने बच्चे के पहले ये प्रयोग किया, लड़का के पहले यह प्रयोग किया, तो ये सार्वनामिक है। अर्थात जब सर्वनाम विशेषण का काम करे तो वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो ये विशेषण हुआ। अगला विकारी शब्द है क्रिया। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ मुख्य रूप से 2 क्रिया जानना आपको अति आवश्यक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी को मैंने अगली स्लाइड पर रखा है, ये ज़रूरी है इसलिए आप पहले इन्हें देखें। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद। कितने भेद हैं? 2। पहला सकर्मक क्रिया। सकर्मक, स मतलब साथ, कर्म यानी जो कारक आप पढ़ चुके हैं, कर्म के साथ जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा भी उसी के समान है। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता गाना गाती है। अब यहाँ जितने भी लाल रंग के शब्द हैं वो क्या है? क्रिया है। और जो नीले रंग के शब्द हैं वो क्या है? कर्म है। अर्थात इन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। जैसे सीता गाना गाती है। गाती है क्रिया के पहले आपने प्रश्न किया, क्या गाती है? आपको उत्तर क्या मिला? गाना। जो उत्तर मिला वही कर्म है। तो यदि कर्म है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया। सीता खाना खाती है। क्या खाती है? खाना। अर्थात खाना क्या है? कर्म है। सीता साइकिल चलाती है। क्या चलाती है? साइकिल। अर्थात साइकिल कर्म है। तो ये गाती, खाती, चलती,
ये सारी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है, इसीलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। और भी अन्य क्रियाएं हैं जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ क्रिया को कर्म की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अब आते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक अर्थात उसके बिना, कर्म के बिना जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सीता गाती है। मैंने जानबूझकर यही वाक्य उठाया है ऊपर से। ऊपर हमने लिखा था सीता गाना गाती है, वहाँ हमने गाना कर्म का प्रयोग किया था, किंतु यहाँ प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ उसका रूप हो गया अकर्मक, क्योंकि यहाँ क्या गाती है, कोई उत्तर आपको नहीं मिलता, इसलिए वो हो गई अकर्मक क्रिया। सीता हंसती, हंसना क्रिया अपने आप में अकर्मक है, उसको किसी कर्म की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ऊपर लिखा था सीता साइकिल चलाती है, माफ़ कीजिए चलती लिखा, चलाती है क्रिया से, तो वहाँ चलाती है था, क्या चलाती है, साइकिल, किंतु यहाँ हमने वाक्य दिया है सीता चलती है, क्या चलती है, कोई उत्तर नहीं मिलता, अर्थात कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। तो इन क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं होती। उठना, बैठना, हंसना, रोना, इन सभी क्रियाओं को कर्म की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो अभी क्रिया के हम कुछ अन्य भेद यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ एक चित्र है, उसके अक्षर बहुत ही सूक्ष्म हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाने के लिए मैंने यह चित्र डाला है। ऊपर दो चित्र हैं, वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया दर्शाते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, आप बताएं कौन सी क्रिया है, अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म की ज़रूरत नहीं है। लड़का खड़ा है, वहाँ उसको कर्म की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बच्चा जो खा रहा है कुछ, तो उसको खाने की ज़रूरत है कुछ, ठीक है, तो वह खाना क्रिया सकर्मक है। अब जो लड़की है वह सामान उठाकर आ रही है, तो वो भी सकर्मक क्रिया है, क्या उठाकर ला रही है, सामान। इसी प्रकार से कुछ प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, कभी कभी इनसे संबंधित पद भी आ जाता है, इसलिए इन्हें भी आप सूक्ष्म रूप से जान लीजिए। सामान्य क्रिया, जैसे पहला एक चित्र दिया है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें सामान्य क्रिया है, या राम पढ़ता है, सामान्य क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया, इसमें दो क्रियाओं का मेल किया जाता है, जैसे राम ने राम सामान लेकर आया, ठीक है। या संयुक्त क्रिया, मैं जा रहा हूँ, संयुक्त हो गई 3। तो इस तरह से 2-3 क्रियाएं जब संयुक्त हो जाती हैं, मैं उसे सामान देने लगा था, 3 क्रियाओं को संयुक्त कर दिया, तो ये संयुक्त क्रियाएं हो जाती हैं। अगला नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा इत्यादि से बनाई जाती है, जैसे दो दोस्त बतिया रहे हैं, बात संज्ञा शब्द है, किंतु उसको बतियाना कर दिया, उसको क्रिया बना दिया, तो वो नाम धातु क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया, नीचे आप देख रहे हैं एक मम्मी अपने बच्चे से पत्र लिखवा रही है, तो यदि किसी से हम काम करवाते हैं, जैसे माँ द्वारा बच्चे से पत्र लिखवाया जा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक ने माली से पानी डलवाया, शिक्षक ने छात्र से नोट्स लिखवाए। तो एक व्यक्ति यदि दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। लास्ट देखिए, एक लड़की बैठी हुई है, लड़की आकर बैठ गई, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब बैठ गई, इसमें मुख्य क्रिया है।
परंतु बैठने के पहले उसने कौन सा काम किया, उसके पूर्व काल में क्या काम किया, आकर। तो मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया की जाती है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये क्रियाएं भी कभी कभी पद परिचय में जानने योग्य है, इसलिए इसका संक्षिप्त मैंने एक चित्र का चार्ट यहाँ डालने का प्रयास किया है ताकि आप इसका संक्षिप्त परिचय जानें। तो बच्चों ये थे विकारी शब्द। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों के हमने भेद उपभेद देख लिए। अब आते हैं हम विकारी अविकारी शब्दों के परिचय में। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के शब्द हैं। कितने आते हैं? 5। पहला है क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे धीरे, तेज, फर्राटे से, सरपट। संबंध बोधक, के सामने, के पीछे। मेरे घर के सामने मोर नाच रहा है, मेरे घर के पीछे एक मैदान है। समुच्चय बोधक, ये आपने वाक्य में पढ़ा है और जिसे आप कंजंक्शन भी कहते हैं, किंतु, इसलिए, या। विस्मयादि बोधक, जिनका हम विस्मय प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं, अरे, वाह, बाप रे, हाय, आहा, छी। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके साथ ही मैंने एक और जोड़ा है जो सामान्यतः देखने नहीं मिलता है, किंतु ये भी अविकारी शब्द है, निपात। ये भी आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है। ही, भी, तक, तो, मात्र, इनका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है। तो ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको पद परिचय में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है कारक परिचय। ये आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। आप इसकी विभक्ति देखिए और इसके 8 भेद देखिए। ये आपको पूरी तरह से रटे हुए होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, रारेरी, नाने में, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। अब यहाँ संबंध में आप थोड़ा देखिए, का, के, की, राम का भाई, राम की बेटी, राम के दोस्त, काके की हो गया। रारेरी क्या है? तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बहन, रारेरी। नानेनी, अपना भाई, अपने दोस्त, अपनी बहन, नानेनी। तो ये नानेनी, रारेरी इस तरह से लिए गए हैं। इसमें आप संदेह ना प्रकट करें कि क्या है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। और जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है वचन। वचन अर्थात नंबर, जिसे आप अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन के 2 भेद। कितने भेद हैं? 2। एक वचन जैसे पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें। तो आपको जब भी कोई पद आए उसका वचन आपको लिखना पड़ेगा। विकारी शब्द। उसी तरह काल। काल के 3 भेद। कितने भेद हैं? 3। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया, भविष्यकाल जो होने वाला है। इसी तरह धातु रूप, ये क्रिया से संबंधित है। किसी भी क्रिया की मूल धातु, जैसे चलना की मुख्य धातु क्या है? चल। खाना की, खा। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसे आप सोचिए, सोना एक धातु है। उस सोने से हम हार भी बना लेते हैं, अंगूठी भी बना लेते हैं, या कंगन भी बना लेते हैं। धातु एक ही है किंतु उससे अलग अलग चीज़ें बनी। वैसे ही शब्दों का, क्रियाओं का धातु रूप एक होता है किंतु उससे क्रियाएं अलग अलग बन जाती हैं। जैसे चल से चलना, चलेगा, चल रहा, कुछ भी बन सकता है। खा से खाता, खाना, खाएगा, कुछ भी बन सकता है। तो मुख्य धातु उसकी क्या है? खा। तो वो धातु रूप कहलाता है। तो इस तरह से धातु रूप का ज्ञान भी आपको होना ही चाहिए। तो बच्चों, आज का यह पाठ हम खत्म करने के पहले आपको कुछ गृह कार्य देना चाहते हैं ताकि आप अगली कक्षा तक पूरी तरह से तैयार होकर आएं और कक्षा का आनंद ले सकें। पहला तो पद और शब्द में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। पद परिचय क्या है? विकारी शब्द के प्रकार कौन कौन से हैं? 4 बताए मैंने आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक और स्मयादि बोधक निपात। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, अव्यय के भेद याद करें। ये सबसे बड़ा आपको गृह कार्य है। यदि आप पद परिचय अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप ये सारे प्रश्नों को अगली कक्षा तक तैयार करें और इनके उत्तर भी कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लें। अगली कक्षा में पद परिचय के लिए ये सारा पूर्व ज्ञान आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं पद परिचय के साथ।